अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर लेक्चर। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या मेरे चैनल पर न्यू है, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। और जो मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करना चाहते तो वो कम से कम एक लाइक और शेयर लाजमी कर दें। आपको एक शेयर से किसी का फ़ायदा हो सकता है, तो शेयर लाजमी कर दिया करें। और सब्सक्राइब भी आप लोग लाजमी कर दें। आपके सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाएगा, बल्कि किसी दूसरे का फ़ायदा होगा। जब आप लोग शेयर करोगे ना, तो ये चीज़ आप लोगों के लिए सदका जारिया बन जाएगी। बगैर वक्त ज़ाया किए हम लोग अपने वीडियो के जो मेन टॉपिक है उसकी तरफ आते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो हमारा है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। इससे पहले हम लोगों ने लंग्स के बारे में पढ़ा था। वो वीडियो जो सी है वो मेरे जो यूट्यूब चैनल है उधर मौजूद है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। मैं उसका जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, आप लोग उधर से जाकर भी देख सकते हैं। तो बगैर वक्त ज़ाया किए हुए हम अपनी जो वीडियो है उसका आगाज़ करते हैं जी। तो मैकेनिज़्म स्टार्ट करने से पहले हम सबको पता होना चाहिए कि ब्रीथिंग क्या होती है, सांस लेना क्या होता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। द फिजिकल मोमेंट्स एसोसिएटेड विद द गैसियस एक्सचेंज आर कॉल्ड ब्रीथिंग। ऐसी फिजिकल मोमेंट्स, ऐसी फिजिकल हरकत जो कि हमारे गैसियस एक्सचेंज के साथ मुंसलिक होती है, वो क्या कहलाती है? ब्रीथिंग कहलाती है। जो मतलब कोई भी चीज़ है जो हमारी फिज़िकल मतलब मोमेंट्स हो गई, कोई भी इस तरह के जो मोमेंट्स हैं, हरकत है, फिज़िकली हरकत है जो हमारी जो गैसेस एक्सचेंज के साथ मुंसलिक हो, गैसेस के एक्सचेंज के साथ मुंसलिक हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्रीथिंग कहते हैं उसको हम। अब हम बात करेंगे फेजेज ऑफ ब्रीथिंग कि ब्रीथिंग में कितने फेज़ होते हैं। तो आप लोगों ने याद रखना है, ब्रीथिंग में हमारे पास हमेशा 2 फेज़ होते हैं। सबसे पहला फेज़ होता है हमारे पास इनहेलेशन, और देन हमारे पास होता है एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में हम लोग सांस को अंदर लेके जाते हैं और एक्सहेलेशन में हम लोग सांस को बाहर लेके जाते हैं। अब हम लोग 1 बाय 1 इनको देखेंगे कि ये होते क्या हैं। अब हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में क्या डिफरेंस होता है जी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंस्पायरेशन। इसको हम लोग इनहेलेशन भी बोलते हैं, इंस्पायरेशन भी बोलते हैं। दोनों नाम से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जो एक्सहेलेशन होता है उसको हम एक्सपायरेशन भी बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इंस्पायरेशन के बारे में बताऊंगी, देन एक्सहेलेशन के बारे में बताऊंगी, देन आप लोगों को दोनों को डिफरेंस के बारे में बताऊंगी कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम लोग इनहेलेशन के बारे में देखते हैं। कहते हैं कि ड्यूरिंग इंस्पायरेशन जो रिब मसल्स होते हैं वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब कि सिकुड़ जाते हैं। और जो रिब्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं? राइज हो जाती हैं, ऊपर को उठ जाती हैं। At the same time, the dome shaped diaphragm contracts and is lowered. उसी टाइम क्या होता है? जो डोम शेप हमारे पास डायाफ्राम होता है वो कंट्रैक्ट हो जाता है, वो भी सिकुड़ जाता है, और वो क्या हो जाता है? इज लोअर्ड, वो नीचे को हो जाता है। These movements increase the area of the thoracic cavity। और ये जो मूवमेंट्स होती हैं जिसमें हमारे पास रिब्स मसल जोन्स होते हैं वो कंट्रैक्ट और रिब्स राइज हो रही होती हैं और डायफ्राम कंट्रैक्ट और लोअर हो रहा होता है, ये मूवमेंट्स क्या करती हैं? ये थोराइक कैविटी का जो थोराइक कैविटी है उसका जो एरिया होता है उसको इंक्रीज कर देती हैं। विच रिड्यूसेस द प्रेशर ऑन लंग्स। इसका क्या नतीजा निकलता है कि जो हमारे लंग्स होते हैं उनके ऊपर जो प्रेशर है वो कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। देन क्या होता है? एज अ रिजल्ट द लंग्स एक्सपैंड। ऐसी सूरत में क्या हो जाता है? जो लंग्स होते हैं वो एक्सपैंड हो जाते हैं, मतलब कि वो खुले हो जाते हैं, थोड़े से एक्सपेंडिंग हो जाती है, उनमें फैल जाते हैं। एक्सपैंड का मतलब होता है फैलना। एंड द एयर प्रेशर विद इन दैम आल्सो डिक्रीज। और जो एयर प्रेशर उनके अंदर होता है वो क्या हो जाता है? वो भी डिक्रीज हो जाता है। फिर क्या होता है? द एयर फ्रॉम आउटसाइड, जो बाहर से जो एयर आती है वो रशेज हो जाती है, वो फंस जाती है इनटू द लंग्स, लंग्स के अंदर। तो क्या करने के लिए? टू इक्वलाइज द प्रेशर ऑन बोथ साइड। दोनों साइडों पर जो प्रेशर है उसको इक्वलाइज करने के लिए वो क्या होती है? दोनों साइडों में क्या हो जाती है? वो रश हो जाती है, फंस जाती है। देन हम लोग बात करेंगे एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन, दो कुछ भी बोल सकते हैं हम इनको। कहते हैं कि आफ्टर गैसेस एक्सचेंज इन लंग्स, लंग्स में गैसेस एक्सचेंज होने के बाद क्या होता है?
जो इम्प्योर एयर होती है, जो कि प्योर नहीं होती, वो एयर क्या होती है, वो बाहर को निकल जाती है, इज़ एक्सपेल्ड आउट, वो निकल जाती है, एक्सपेल हो जाती है। और मतलब किसके ज़रिए होती है, इन्हें इन्हें एक्सेलेशन में क्या होती है, हमारे पास जो इम्प्योर एयर होती है वो क्या हो जाती है, एक्सपेल हो जाती है। और जो रिब्स मसल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं और अपने प्रीवियस कंडीशन पे आ जाते हैं, ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाते हैं जो उनकी पहले पोजीशन थी। और जो डायफ्राम मसल्स होते हैं वो भी हमारे पास रिलैक्स हो जाते हैं और वो अपने डोम शेप में वापस आ जाते हैं। इन मूवमेंट्स का क्या रिजल्ट होता है, ये क्या करती है, ये रिड्यूस कर देते हैं स्पेस को, किसमें, चेस्ट कैविटी में। चेस्ट कैविटी में मतलब कि जो उसकी स्पेस होती है वो कम हो जाती है और जो प्रेशर होता है लंग्स का वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जो हमारे लंग्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब कि सिकुड़ जाते हैं, और जो एयर होती है उनके अंदर वो क्या हो जाती है, वो बाहर निकल जाती है। तो आप दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस आप लोगों ने क्या देखा। जैसे कि इनहेलेशन में क्या हुआ था, इनहेलेशन में जो हमारे रिब मसल थे वो कंट्रैक्ट हो गए थे और रिब्स हमारी राइज हो गई थी। और जो डोम शेप हमारे पास डायफ्राम था वो भी क्या हुआ था, कंट्रैक्ट हो गया था और लोअर हो गया था। जबकि एक्सहेलेशन में क्या हुआ, एक्सहेलेशन में जो इम्प्योर एयर थी वो बाहर निकल गई, तो जो रिब्स थी वो भी अपनी जो ओरिजिनल कंडीशन थी उसमें आ गई, और जो हमारे पास डायाफ्राम था वो भी अपने प्रीवियस पोजीशन पे आ गया, अपनी सही हालत में आ गया, आप लोग कह सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो इंस्पायरेशन या इनहेलेशन था उसमें जो मोमेंट्स उसने क्या किया था, उसने एरिया ऑफ थ्रोइक कैविटी उसको इंक्रीज कर दिया था, जिसकी वजह से लंग्स में जो प्रेशर था वो क्या हो गया था, कम हो गया था। जबकि एक्सहेलेशन में क्या हुआ, जो चेस्ट कैविटी की जो स्पेस थी वो क्या हो गई, वो रिड्यूस हो गई, कम हो गई, और जो लंग्स के ऊपर प्रेशर था वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। उसके नतीजे में क्या हुआ, इनहेलेशन में उसके नतीजे में क्या हुआ था कि लंग्स हमारे जो से थे वो एक्सपैंड कर गए थे, और जो एयर प्रेशर था उनके दरमियान वो भी क्या हो गया था, डिक्रीज हो गया था। जबकि इनहेलेशन में एक्सहेलेशन में हमारे पास क्या हुआ, जो लंग्स थे हमारे उनके दरमियान जो वो लंग्स हमारे जो से थे, जो इनहेलेशन में वो एक्सपैंड हो गए थे, वो क्या हो गए, उसके अंदर आगे क्या हो गए थे, हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट हो गए और उनके दरमियान से एयर निकल गई। अब जो है उसमें तो एयर आ गई थी तो उसने रशिश कर दिया था लंग्स को, इनहेलेशन में जो है उसने इक्वलाइज कर दिया था दोनों प्रेशर को बोथ साइड पे। जबकि इसमें जो एक्सहेलेशन था उसमें जो उनसे एयर थी वो वैसे ही बाहर निकल गई थी। तो इस स्लाइड में हम लोगों को डायग्राम दिखाई गई है कि किस तरह इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होती है। जो लेफ़्ट साइड वाली डायग्राम है उसमें हमें इनहेलेशन दिखाई हुई है, जो राइट साइड वाली है उसमें हमें एक्सहेलेशन दिखाई हुई है। तो आप लोग इस डायग्राम को देख लें कि आप लोगों को कैसे उन्होंने बताया हुआ है कि डायफ्राम जो सा वो मूव कर रहा है डाउन इनहेलेशन में, और एक्सहेलेशन में क्या हो रहा है, वो मूव्स अप हो रहा है, अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन है उधर जा रहा है। और रिब्स का भी इन्होंने बताया हुआ है सारा, आप लोगों को इस डायग्राम में उन्होंने बताया हुआ है। ये डायग्राम आप लोगों की बुक पे भी मौजूद है, आप लोग अपनी बुक से भी देख सकते हैं। इस स्लाइड में हम लोगों को बताया गया है कि जो ह्यूमन का ब्रीथ टाइम होता है वो 16 से 20 टाइम पर मिनट होता है नॉर्मल हालात में, या नॉर्मल सर्कमस्टांसेस हालात कहते हैं उसको। जैसे कि डस्ट पे जैसे कि हम लोग जो है वो खा रहे होते हैं, बैठ रहे होते हैं, चल फिर होते हैं, आम हालात पे जो होता है वो 16 से 20 टाइम्स होता है पर मिनट। हमारा ब्रीथ जो है वो करते हैं, जो ब्रीथ टाइम होता है हमारा वो 16 से 20 टाइम होता है, सांस लेने का जो वक्त कह लो उसको। कहते हैं कि जो रेट ऑफ ब्रीथिंग होता है वो रिस्पायरेटरी सेंटर कंट्रोल करता है, जो कि हमारे ब्रेन में मौजूद होता है। अब जो हमारा रिस्पायरेटरी सेंटर होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड, मतलब कि कंसनट्रेशन ऑफ मतलब कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार होती है ब्लड में उसको लेके वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। कहते हैं कि जब भी आप कोई एक्सरसाइज करते हो या कोई हार्ड जॉब करते हो, जैसे कि आप लोग कोई मतलब वजनी चीज़ उठाते हो या कोई इस तरह का काम करते हो, तो आप लोगों की जो बॉडी होती है उसको, आप लोगों के जो मसल सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो ज़्यादा सेलुलर रिस्पिरेशन यूज़ करते हैं, कैरी करते हैं। जब आप लोगों को सेलुलर रिस्पिरेशन ज़्यादा कैरी करोगे तो क्या होगा कि जो प्रोडक्शन होगी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की, जो कि रिलीज़ हो जाएगी
ब्लड के अंदर, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी और ब्लड में वो चले जाएगी और रिलीज़ होगी वो ब्लड में जाके। अब जैसे कहते हैं कि जो जब वो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसनट्रेशन है वो मतलब कि नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगी, तो हमारा जो ब्रेन है वो रिस्पिरेटरी सेंटर को क्या करेगा, एक मतलब कि वो उसको इशारा दे देगा, स्टिमुलेट कर देगा। स्टिमुलेट होता है इशारा करना। तो जो हमारा रिस्पिरेटरी सेंटर है वो क्या करेगा, वो रिब मसल को मैसेज सेंड करेगा, जिसकी वजह से जो हमारा डायफ्राम है वो हमारा रेट ऑफ ब्रीथिंग को बहुत ज़्यादा तेज़ कर देगा। जब हमारा रेट ऑफ ब्रीथिंग तेज़ होगा तो क्या होगा, हमारी जो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड है, जो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो क्या हो जाएगी, वो बाहर निकल जाएगी हमारी बॉडी से। कहते हैं कि एक्सरसाइज के दौरान या दूसरी फिजिकल जो वर्क है उसके दरमियान हमारा जो ब्रीथिंग रेट होता है वो इंक्रीज हो सकता है 30 to 40 टाइम्स पर मिनट, मतलब कि 30 to 40 टाइम्स पर मिनट पर इंक्रीज हो जाता है। आम हालात में कितना होता है 16 to 20 मिनट्स। तो देखें कि बाज़ात हम लोग मतलब कि भाग रहे होते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा इस तरह एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, हार्ड एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं, या फिर आप लोग कोई वजनी चीज़ें उठा रहे होते हो, तो इस वक्त क्या होता है, आप लोगों का सांस, जिसको हम लोग कहते हैं हमारा सांस फूल गया, तो हमारा जो सांस है फूल जाता है, हमें बहुत ज़्यादा सांस जो है चढ़ जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मतलब स्पीड से बाहर आ रही होती है, जबकि उस टाइम हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही होती है, हमारे अंदर जलन सी एक हो रही होती है कि हमें बहुत ज़्यादा सांस आ रहा होता है, हम ज़्यादा स्पीड से सांस ले रहे होते हैं उस टाइम, अगर आप लोगों ने कभी नोट किया हो। तो इससे क्या होता है, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकले और काफ़ी 2-4 मिनट बाद या 3-4 मिनट बाद भी हम जाकर नॉर्मल होते हैं, थोड़ा बहुत जो है हम नॉर्मल होते हैं, वरना हमें बहुत ज़्यादा जो है वो सांस जो है वो चढ़ा होता है। तो ये था आज का लेक्चर। अगर आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया तो आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है। शेयर तो आप लोगों ने लाजमी करना चाहिए, व्हाट्सएप पे करें, फेसबुक पे करें, इंस्टाग्राम पे करें, आप लोगों ने शेयरिंग मस्ट करनी है, क्योंकि ये शेयरिंग आप लोगों के लिए कि होगी सदका जारिया होगी। अगर कोई इस वीडियो को देखेगा तो आप लोगों के लिए वो सदका जारी होगी, सदका जारिया बन जाएगा। वैसे भी क़यामत वाले दिन इंसान एक नेकी को तरसेगा, तो अगर आप लोगों को एक का भला कर दोगे तो अल्लाह पाक आप लोगों का पता नहीं कितना भला कर देगा। तो आप लोगों ने इसको शेयर लाजमी करना है, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उन्होंने सब्सक्राइब लाजमी करना है। और अगर आप लोगों का इस वीडियो के रिलेटेड, इस लेक्चर के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप लोगों ने लाजमी कमेंट करके मुझसे पूछना। अगर पिछले कोई लेक्चर में आप लोगों को कोई बात समझ नहीं आई तो आप लोगों ने वो भी मुझसे लाजमी डिस्कस कर लेनी है। उसके बाद अगर आप लोगों का मतलब कि आप इधर कमेंट नहीं करना चाहते तो आप लोगों को मेरे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज दोनों एक ही नेम से है, एजुकेशन लर्निंग सेंटर। आप उधर जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आप लोगों का रिप्लाई कर दूँगी। जो भी बात आप लोगों को समझ नहीं आई मैं आप लोगों को इंशाल्लाह आप लोगों का जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। इसी दुआ के साथ आज की जो लेक्चर है उसका एंड करते हैं कि अल्लाह पाक हम सबको नफ़ा बख्श इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।